अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सबको समझ आ रही होगी, क्योंकि मुझे तो यही लग रहा है कि सबको समझ आ रही है, बिकॉज नो वन इज आस्किंग मी एनीथिंग रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स। तो मुझे तो यही लग रहा है कि ना पूछने के दो ही फायदे हो सकते हैं, ठीक है। या मतलब दो ही तरीके होते हैं ना पूछने के, या तो एक ये होता है कि आपको बहुत अच्छी समझ आ रही है इसलिए आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है पूछने की, या दूसरा ये पॉइंट हो सकता है कि आप लोगों को बिल्कुल ही नहीं समझ आ रही है। तो अब मुझे नहीं पता कि इन दोनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आप लोगों पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, कि आप लोगों को सारी समझ आ रही है या बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही। खैर, मैंने तो ये चेस्ट टेस्ट से आपके दो टॉपिक्स और रह गए, ये कंप्लीट होगा और मैंने आप लोगों का टेस्ट लेना है, ठीक है। तो इट्स इंटायरली अप टू यू कि अब आप लोगों ने इसको कवर कैसे करना है, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 2.5 वीक हो गया आप लोगों को पढ़ाते हुए और किसी ने मुझसे कोई क्वेश्चनिंग नहीं की रिगार्डिंग एनी टॉपिक। तो अब मैं इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। यू ऑल विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर योर ओन रिजल्ट। सो आप लोग खुद देखेंगे अब इस चीज़ को। खैर, आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है कि चेस्ट एक्सरे को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। इंटरप्रेट का मतलब होता है हाउ टू रीड चेस्ट एक्सरे। अगर आपके सामने एक चेस्ट एक्सरे रख दिया जाए तो आपको कहा जाए कि इसको इंटरप्रेट करके बताओ, इंपॉर्टेंट मार्किंग्स बताओ, तो आप कैसे बताओगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, कुछ हम प्रीवियस लेक्चर में से रिवाइज करते हैं। अच्छा, कुछ जनरल प्रिंसिपल है एक्सरे को रीड करने के लिए। उसमें ये कि आपके पास सिस्टमेटिक अप्रोच होनी चाहिए, और सिस्टमेटिक अप्रोच जो है वो अभी हम नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। उस अप्रोच का नाम वैसे निमोनिक बनाया हुआ उन्होंने, ABCDEFG निमोनिक है, ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा जैसे आप आगे देखोगे कैसे इसको याद करना और कैसे हमें चीजें पता चलेंगी। क्योंकि आप लोग हम लोग टेक्नोलॉजिस्ट के लेवल पे हैं, ठीक है। हमने इतना डिटेल स्टडी नहीं करना होता, लेकिन अगर हमें मोटी मोटी ही बातें पता हो तो हमारे लिए मोर देन एनफ होता है, क्योंकि हमारा मेन काम जो होता है वो स्कैन परफॉर्म करना होता है। लेकिन स्कैन परफॉर्म करने के बाद ऐसा ना होना कि हम बिल्कुल ही लाइन बैठे हों कि जी हमें कुछ भी ना पता हो, ना हमें एनाटमी पता हो, ना हमें थोड़ी बहुत पैथोलॉजी पता, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने अगर एक्सरे परफॉर्म करना है तो उसके अलावा हमें एनाटमी पे बहुत स्ट्रॉन्ग हमारी ग्रिप होनी चाहिए। एज अ MIT टेक्नोलॉजिस्ट हमारी जो ग्रिप है एनाटमी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हर बच्चे को एनाटमी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जो भी हम रीजन पढ़ेंगे, अब जैसे हम चेस्ट एक्सरे पढ़े, इसके लिए आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए, लंग्स पता होने चाहिए, क्योंकि एनाटमी पढ़ाना मेरा काम नहीं है, ठीक है ना, मेरा सब्जेक्ट एनाटमी है। तो लेकिन आप लोग फेमिलियर हो उस चीज के साथ कि अगर आपसे कोई पूछ ले वाइवा में, GR के वाइवा में, लंग्स के कितने लोब्स हैं, कितने फिशर्स हैं, तो यू माइट हैव नो दिस, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितने फिशर्स हैं, कितने लंग्स हैं, लंग्स को कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है, क्या चीज़ है। ये आप लोगों की एनाटमी में आपने पढ़ना है, लेकिन सिर्फ एनाटमी में नहीं याद रखनी ये चीज़ें, आप लोगों को GR में भी ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। बाजू का ऐसा होता है कि आप जो एक्सरे लेते हो आपको लग रहा होता है कि वो इतना खास अच्छा नहीं आया, ठीक है, और आप उसको कंपैरिजन में करोगे कि जब आप पेशेंट से हिस्ट्री लेते हो तो आप उससे पूछते हो क्या पता उसके पास कोई प्रीवियस चेस्ट एक्सरे पड़ा हुआ हो, ठीक है। तो आप अपना एक्सरे उसके एक्सरे के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। और अगर फिर भी आप किसी डाउट में हो तो फिर आपको पेशेंट को कन्विंस करना पड़ता है कि जी हो सकता है कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया हो या ह्यूमन एरर भी हो सकता है, तो उसकी वजह से आप पेशेंट को कन्विंस करके आप दोबारा भी उस टेस्ट से परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन इन एक्सट्रीम केसेस, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये कुछ डेंसिटीज हैं, रिलेटिव डेंसिटीज हैं, रेडियोग्राफिक डेंसिटीज हैं, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पहले लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ। ये हमारे रेडियोलॉजी में ये सारी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि गैस, फैट, वाटर, बोन, मेटल, ये 5 मेन रेडियोग्राफिक डेंसिटीज है, और हमें पता होना चाहिए कि ये अपेयर कैसे होती है। कोई भी एक्सरे अगर हमारे सामने रख दिया जाए, एब्डोमेन का रख दिया जाए, ठीक है, लंबर स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन, चेस्ट, कोई भी और थोरेसिक कैविटी का कोई भी हमारे सामने एक्स रख दिया जाए तो हमें पता होना चाहिए कि अगर एक चीज हमें ब्लैक ब्लैक सी नजर आ रही है तो वो क्या होगी, ठीक है। गैस हो सकती है, या आपके लंग्स में जो एयर है वो बिल्कुल रेडियोल्यूसेंट होती है, ब्लैक अपेयर होती है, ठीक है। तो ये आपके MCQs में भी आ सकते हैं, आपसे पूछा भी जाता है वाइवा में, ठीक है। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। और मैं दोबारा एक दफा रिपीट कर रही हूँ कि आप लोगों को एनाटमी पे स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, और हम ये डेंसिटीज बेसिकली पढ़ते क्यों हैं, डेंसिटीज का मकसद क्या होता है, क्योंकि कोई भी चेस्ट एक्सरे है, कोई भी हैंड का एक्सरे है, कोई भी एब्डोमेन का एक्सरे, उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं
एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट इन द सेंस कि उनकी डेंसिटी डिफरेंस होती है, वो रेडियोग्राफ पे अपेयर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब जैसे चेस्ट की बात करते हैं, चेस्ट में कितने सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े हैं, जो मैंने पहले भी बताया, जैसे ट्रेकिया पड़ा हुआ है, रिब्स पड़ी हुई है, ठीक है, स्पाइन है आपके पास, सीपी एंगल्स हैं आपके पास, एओर्टिक नॉब है, पल्मोनरी आर्टरीज पड़ी हुई है, वेजल्स हैं, हार्ट है, ठीक है, उनके अंदर ब्लड है, ठीक है। तो ये सारी बेसिकली स्ट्रक्चर्स और इन स्ट्रक्चर्स की डिफरेंट डेंसिटीज है। इसलिए तो ये अगर आपके सामने एक चेस्ट एक्सरे लगाया हुआ है तो इसमें आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि क्योंकि डिफरेंट डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ही आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। जैसे अगर ये पूरी ब्लैक नजर आ रही है, सॉरी, अगर ये पूरी चीज आपको ब्लैक नजर आ रही है, ठीक है, तो ये आपकी एयर है। ये जो आपको बिल्कुल ब्राइटेस्ट नजर आ रही है आपकी बोन्स है, ठीक है। ये जो आपको शेड्स ऑफ ग्रे में नजर आ रहा है ये आपका हार्ट है, इसके अंदर आपकी वेजल्स है, इसके अंदर आपका ब्लड है, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि सारे एक दूसरे से डिफरेंशिएट हम कर पा रहे हैं, हमें अलग अलग नजर आ रहे हैं, हमारी आंखें डिफरेंशिएट कर पा रही है कि भाई ये कोई और चीज पड़ी है, ये कोई और चीज है, ये कोई और चीज है चेस्ट में, ठीक है। तो अभी हम चेस्ट की बात करेंगे, हमें स्पाइन अलहदा से बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, हार्ट हमें क्लियरली विजिबल है, हमें रिब्स विजिबल है, स्कैपुला विजिबल है, स्पाइन, ठीक है। ये सारी बेसिकली हम पांचों डेंसिटीज को अलग अलग विजिबल कर पाते हैं। इसीलिए हमारे पास रेडियोग्राफी डेंसिटीज का होना बहुत जरूरी है ताकि हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को रेडियोग्राफ पे डिफरेंशिएट कर सकें, ठीक है। कुछ रेडियो ओपेक नजर आते हैं, कुछ रेडियो लूसेंट नजर आते हैं बिकॉज ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड देयर डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, कि कौन कितनी डेंसिटी एब्जॉर्ब करता है और किसका कितना एटॉमिक नंबर है। ओके, ठीक है, इन दोनों स्लाइड में ही यही चीज बताई गई है, ठीक है। और अगर दो चीजें हैं या दो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी सिमिलर डेंसिटी है तो आप उनको एक्सरे पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, डायग्नोज नहीं कर पाओगे, डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि स्प्लीन है और लिवर है, ठीक है, ये एक ही इक्वल डेंसिटी के होते हैं, ठीक है, इनकी डेंसिटी सेम होती है, आइसोडेंस होते हैं, ठीक है। तो आप इनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। ये देखो, ये आपका सीपी एंगल है ये वाला, ठीक है, और ये आपका डायाफ्राम होता है यहाँ पे, ठीक है। डायाफ्राम क्या होता है, जो आपकी थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग कर रहा होता है, ठीक है, सेपरेट कर रहा होता है। और आपके यहाँ पे लिवर पड़ा होता है, ठीक है, और उसके आसपास ही आपका स्प्लीन होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या होता है कि आप लिवर और स्प्लीन को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर इक्वल डेंसिटीज, ठीक है। लिवर आपकी बॉडी के राइट साइड पे पड़ा होता है और स्प्लीन आपकी बॉडी के लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ होता है, लेकिन इन दोनों की डेंसिटीज चूंकि इक्वल होती है आप इनको बॉडी में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। किस चीज को भी डिफरेंशिएट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उनमें डेंसिटी डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। ये सारा कुछ मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको पेशेंट की डिटेल्स पता होनी चाहिए प्रॉपर, कौन सा व्यू आप कर रहे हो, ब्रीथिंग इंस्ट्रक्शन चेस्ट एक्सरे में बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनिट्रेशन मैंने बता दिया था, ओवर और अंडर पेनिट्रेशन क्या होता है, रोटेशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। काइंडली प्लीज आप लोग साथ साथ लेक्चर्स को कवर करते रहें। ये सारे वही बेसिक्स हैं जो मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। ये बेसिकली बस उनका एक क्विक रिव्यू मैंने आप लोगों को ये बनाया था ताकि आप लोगों को पता चले, ठीक है। ये चेस्ट रेडियोग्राफ एक है और ये उसमें सारे मेन एनाटॉमिकल उसके स्ट्रक्चर्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए कि अगर मैं अपने बच्चों के सामने एक एक्सरे रख दूं, कल को हम लोग ऑन कैंपस इंशाल्लाह आएंगे, मैं आपके पास फॉर एग्जाम्पल टेस्ट दे रही हूँ, मैं उसमें वाइवा में आपके सामने एक चेस्ट एक्सरे रख देती हूँ और मैं कहती हूँ जी भाई अब आप बताएं कि आपको कैसे पता चला ये इंटीरियर रिब्स हैं, ये पोस्टीरियर रिब्स हैं, ये हार्ट का शेडो है, ट्रेकिया कहाँ पे है, क्लेविकल कहाँ पे, स्कैपुला कहाँ विजिबल है। तो ये सारा आप लोगों को अब पता होना चाहिए, ठीक है। अब आती है ABCDEFGH अप्रोच, ठीक है। अब ये जो आपके आने वाली जितनी भी आगे स्लाइड्स हैं, ठीक है, बेसिकली ये स्लाइड शेयर जितना भी है इसमें एडिशनल इन्फो है, ठीक है। एज अ टेक्नोलॉजिस्ट हमारे लिए जितना हम पढ़े हमारे लिए कम है, एज अ मेडिकल स्टूडेंट भी, ठीक है। तो अब मैंने आपके लिए कुछ इसमें एडिशनल चीजें डाली हैं। बस आपका मेन काम अभी फिलहाल सेकेंड यूनिट में पढ़ने का सिर्फ इतना है एक्सरेज में कि आपको ABCDFG अप्रोच जो है इसका पीछे बैकग्राउंड पता हो ये है क्या, ठीक है। कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि जी आपको ABCDFG अप्रोच का पता है तो आपको पता हो कि A स्टैंड्स फॉर, B स्टैंड्स फॉर, C स्टैंड्स फॉर, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता हो। और अगर आपके सामने कोई एक एक्सरे रख के कहे जी ABCD अप्रोच को इंटरप्रेट करो तो आप उसको कर सको, ठीक है। आप ये चीजें उसमें विजिबल हों, आप देख सको, अपनी आंखों से बता सको कि जी A से एयरवेज है तो ट्रेकिया नजर आ रहा है, ठीक है। B से आपके पास बोन्स आती हैं, ठीक है, तो आपके पास कौन कौन सी बोन्स एक्सरे पे नजर आती हैं। सी से आपके पास कार्डिया होता है, बेसिकली हार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है।
हार्ट की शेप, हार्ट की साइज, हार्ट का डायामीटर, हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। ई से एफ्यूजन होता है, इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन। हार्ट बेसिकली लंग्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, उसमें इफ्यूजन हो जाती है, मैं आगे बताऊंगी इफ्यूजन क्या होती है, ठीक है। एफ से हम फील्ड्स बात करते हैं, बेसिकली हम लंग फील्ड्स की बात कर रहे हैं, लंग्स के जोन्स की बात करेंगे इधर हम, ठीक है। जी से हम बात करते हैं गैस्ट्रिक बबल की बात करते हैं, ठीक है, या जिसको हम स्टमक बबल भी कहते हैं। एच से हमारे पास हाइलम होता है, ठीक है। डी से हमारे पास डायाफ्राम होता है। तो ये सारी वो चीजें जो बेसिकली आपको चेस्ट एक्सरे के लिए पता होनी चाहिए, ठीक है। मैंने कुछ एडिशनल चीजें डाली हैं, कुछ ज्यादा ही। ये आपका जो आगे लेक्चर है आज वाला, वो थोड़ा ज्यादा जो है मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों ने सिर्फ अप्रोच का आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, ठीक है। जैसे अब आपके सामने एक स्लाइड आ गई है, इसमें आप देख रहे हो कि ए स्टैंड्स फॉर एयरवे, बोन्स, सॉफ्ट टिश्यूज, कार्डिया, डायाफ्राम, इफ्यूजन, फील्ड्स में बेसिकली लंग फील्ड्स, गैस्ट्रिक बबल, हाइला, मीडियास्टिनम एंड इम्प्रेशन। इम्प्रेशन को अगर आप स्किप कर दो तो वो सही है, ठीक है, एडिशनल है ये भी आप लोगों के लिए, बस आप एच तक याद रखो, हाइला और मीडियास्टिनम तक याद रखो, ठीक है। आज मैं आप लोगों को सिर्फ पहले 3 पढ़ाऊंगी, ठीक है। पहले 3 डिटेल में पढ़ा दूंगी, ठीक है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो भी कभी ऐसा होता है कि आपके पास जो एग्जामिनर आता है, जो आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर होता है, जब आप वाइवा के लिए बैठते हो, ठीक है। अब मैं तो इंटरनल होंगी अगर मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा, इन केस अगर मैं इंटरनल नहीं भी बैठती, कोई और आ जाता है इंटरनल या एक्सटर्नल, ऑब्वियसली किसी और कॉलेज से आता है, किस लेवल का आता है हमें नहीं पता होता, तो वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ी एडिशनल इन्फो पढ़ाई जाती है, ठीक है। सबसे पहले ए से एयरवे, एयरवे में आप लोगों ने क्या देखना, अगर आप देखो तो इसमें आपके पास मार्क हुआ हुआ है, आपने एयरवे में ट्रेकिया देखना होता है, बेसिकली ट्रेकिया देखना, और आपने हाइलम देखना है, ठीक है। ट्रेकिया, हाइलम, क्राइना, ये सारी चीजें पढ़ने के लिए आप लोगों के पास एनाटमी बहुत बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों के पास एनाटमी स्ट्रांग नहीं होगी तो आप लोग बिल्कुल जीरो होगे, ठीक है। मेरे लिहाज से जिसकी एनाटमी स्ट्रांग नहीं है, जिसको एनाटमी पे स्ट्रांग अप्रोच नहीं है, वो नहीं पढ़ सकेगा जी यार। इसलिए एनाटमी जो भी पढ़ोगे उसको साथ साथ अच्छी तरह याद रखनी होगी, ठीक है। बेसिकली हमने एयर में ट्रेकिया देखना होता है और हाइलम देखना होता है। हाइलम बेसिकली लंग का एक वो पार्ट होता है या वेज शेप एरिया होता है, ठीक है। हमारी 2 बॉडी में लंग्स होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपके दोनों लंग्स में एक सेंट्रल पोर्शन होता है, ठीक है। और इसको आप हाइलर रीजन भी बेसिकली कह सकते हो, ठीक है। ये आप राइट हाइलम भी कह सकते हो, लेफ्ट हाइलम भी कह सकते हो। ऑब्वियसली 2 लंग्स हैं, ठीक है, उन दोनों में ये सेंट्रल रीजन में एक एक हाइला पड़ा हुआ होता है। हाइलर रीजन बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पे आपकी आर्टरीज, आपकी वेन्स, नर्व्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स वगैरह आपके लंग्स से अंदर आ रही होती है या बाहर जा रही होती है, यानी एंटर भी कर रही होंगी आपके लंग्स को और एग्जिट भी कर रही होंगी, ठीक है। या हम हाइला को सेंट्रल पॉइंट भी कह सकते हैं, बेसिकली जो दोनों लंग्स को अटैच कर रहा होता है, ठीक है, वो पॉइंट भी हम हाइला कह सकते हैं, ठीक है। एयरवे में बेसिकली हमने ट्रेकिया देखना है, ठीक है, कराइना भी देख सकते हो आप, और आपने हाइलम देखना है, ठीक है। ये देखो, ये मैंने पैथोलॉजी सिर्फ आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए अटैच किए, इसको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। इसमें बेसिकली उन्होंने देखो हाइलम जो है वो दिखाया हुआ है कि एलिवेट हो गया है, ठीक है, किसी भी पैथोलॉजी की वजह से एलिवेट हो सकता है। ये देखो, ये उन्होंने बताया हुआ कि इस तरफ लेफ्ट हाइलम है और इस तरफ राइट हाइलम है, ठीक है। तो ये दोनों हाइलम जो हैं, ये एक लेफ्ट लंग का है और एक राइट लंग का है, ठीक है। एयरवे में हमने ट्रेकिया और हाइलम्स देखने होते हैं। अगर हाइलम थोड़ा बहुत एलिवेट है या डिप्रेस्ड है तो इसका मतलब ये है कि कोई पैथोलॉजी हो सकती है लंग्स की, जिसकी वजह से हमारे पास हाइलम का लेवल जो है वो खराब हो गया है, ठीक है। सेकंड में हम देखेंगे बोन्स और सॉफ्ट टिश्यूज। बोन्स में हमने बेसिकली क्या देखना है, बोनी फ्रेगमेंट्स, रिब केज वगैरह, और सॉफ्ट टिश्यूज में हमने मैसेज वगैरह देखने होते हैं कि कोई मैस वगैरह तो नहीं है। अच्छा जी, अच्छा, अब सबसे पहले तो आपको चेस्ट एक्सरे में पता होना चाहिए कि जी आपके पास बोन्स कौन कौन सी नज होती हैं चेस्ट एक्सरे में। अच्छा, अगर आप ये वाली स्लाइड देखो तो इसमें आपके पास मैंने बोन्स जो है वो हाईलाइट की हुई है, ठीक है। कौन कौन सी बोन्स हाईलाइट है, रिब्स हैं, एंटीरियर रिब्स और पोस्टीरियर रिब्स, वर्टिब्रास हैं, स्पाइन है, स्टर्नम है, शोल्डर गर्डल है, क्लेविकल्स हैं और स्कैपुला है। ये सारी आपकी चेस्ट एक्सरे की बोन्स हैं। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन फॉर यू, ठीक है। रिब्स है, स्टर्नम है, स्पाइन, ठीक है, शोल्डर गर्डल, क्लेविकल, स्कैपुला,
स्टर्नम, दीज आर ऑल द बोन्स जो कि आपको चेस्ट एक्सरे पे पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इसी स्लाइड पे वापस आ जाओ, ये देखो यहाँ पे स्कैपुला है, ठीक है, ये इन्होंने दिखाई भी है। ये आपकी यहाँ पे अगर आप देखो जिधर एरो है ये आपकी क्लेविकल्स है, ये आपकी स्पाइन है, इधर आपकी स्टर्नम आ रही है, ठीक है। ये सारे बेसिकली बोन्स हैं जो आपको नजर आनी चाहिए, ठीक है। ह्यूमरस भी अगर थोड़ी बहुत अगर आपको नजर आ जाए तो, ठीक है। एक हमारे पास जिस तरह हमें पता है सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होते हैं, ठीक है। तो ऑर्थोरेसिक स्पाइन जो है वो हमारे पास विजिबल होनी चाहिए, ठीक है। लाइक आपको C7 का लेवल थोड़ा सा नजर आना चाहिए, ठीक है। एंटीरियर और पोस्टीरियर रिब्स देखो यहाँ पे है, काउंटिंग के साथ बकायदा बताई में, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, सॉफ्ट टिश्यूज देखना क्यों जरूरी होता है? सॉफ्ट टिश्यूज हमें देखना इसलिए जरूरी होता है ताकि हमें पता चल सके कि कोई मैथ ना हो, कोई मैथ वगैरह ना पड़ा हो हमारे पास, ठीक है। बोन्स, बेसिकली बोन्स में हम क्या देखेंगे कि जी बोन्स की सिमेट्री देखनी है हमने कि तरतीब से हम, ठीक है। कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, यानी कोई फ्रैक्चर तो नहीं हो गया हुआ। डिफॉर्मिटी कंजेनिटल भी हो सकते हैं, यानी बाय बर्थ भी हो सकते हैं किसी बच्चों में, ठीक है। कोई फ्रैक्चर्स तो नहीं है। सॉफ्ट टिश्यूज को हमें हमें हमारे लिए देखना ज्यादा इसलिए जरूरी होता है कि कोई मैस तो नहीं बन गया हुआ, ठीक है। कोई कैंसरस मैस तो नहीं है, बिनाइन मैसेज तो नहीं है, ठीक है। कैल्सिफिकेशन तो नहीं है कोई इस एरिया में, कोई बोनी लाइटिक लीजन्स तो नहीं है हमारे पास। ये सारा कुछ हमने बोन और सॉफ्ट टिश्यूज में देखना होता है, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने कहा सॉफ्ट टिश्यूज बेसिकली ऐसा होता है कि कभी कभार जो ओबीस पेशेंट्स होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, तो उनका जो ब्रेस्ट शेडो होता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे सीपी एंगल्स होते हैं कभी कभार हम उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि देखो अगर आपके पास राइट साइड पे ये इमेज है, ये एक फीमेल पेशेंट का उन्होंने दिखाया हुआ है, ठीक है, चेस्ट एक्सरे। इसमें ये देखो ये पेशेंट का ब्रेस्ट शेडो आ रहा है। बेसिकली ये ब्रेस्ट शेडो जो है ये आपके सीपी एंगल्स के ऊपर ओवरलाई कर गया, ओवरलाई कर गया है। इसकी वजह क्या हो गई है कि जी पेशेंट बहुत ज्यादा मोटा है, ठीक है। अब हमारे पास हमें पता है कि जी हमारा स्ट्रक्चर्स जो है, ठीक है, वो ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, यानी ब्रेस्ट शेडो जो है वो हमारे सीपी एंगल्स के ऊपर ओवरलाई कर गया है, ठीक है। इसकी वजह से ये हो सकता है कि हमारी डायग्नोसिस गलत हो सकती है, इसलिए हमें बहुत बहुत अच्छे से एक एक टेक्निकल फैक्टर्स को देखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि हम रेडियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो हमारी आंखें जो है ना वो उनको फौरन अपना काम करना पड़ेगा, और इसके लिए हमारे पास हमारी एनाटमी बहुत स्ट्रांग होनी पड़ेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे वही बोन्स की बात की हुई है। अगर यहाँ पे हम क्लेविकल है उसके ऊपर फॉसा होगा, ठीक है, सुप्रा क्लेविकल फॉसा, उसके बाद हो सकता है लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो गए हों, ठीक है। चेस्ट वॉल है, वहां पे हमारे पास हो सकता है एम्फिसीमा हो गया हो। डायफ्राम के नीचे हमारे पास ये भी हो सकता है कि न्यूमोपेरिटोनियम हो, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली जो अगर आप इमेज देखो तो ये दोनों इमेज जो है ये कितनी मतलब चेंज सी हैं, ठीक है। अब आपके पास जो लंग्स की कुछ बेसिक पैथोलॉजीज है ना, आपको इनके नाम आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपको एमसीक्यूज में आ जाए कि एम्फिसीमा क्या होता है, ठीक है, ये न्यूमोपेरिटोनियम क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एम्फिसीमा बेसिकली एक लंग की पैथोलॉजी है, कि लंग कंडीशन है। इसमें बेसिकली पेशेंट जो होता है आपका वो आपके पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंप्लेन के साथ आता है, ठीक है। और एम्फिसीमा में बेसिकली क्या होता है, आपके जो एल्वियोलाई होते हैं लंग्स में, ठीक है, वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। और आपके एल्वियोलाई बेसिकली हमारे पास क्या होती है, एयर सैक्स होती है ना लंग्स के अंदर, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि एयर सैक्स हमारे जो होते हैं ना वो बहुत कमजोर हो जाते हैं वक्त के साथ साथ। हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से, फिर वो एक टाइम आता है कि वो रप्चर कर जाते हैं, ठीक है। जब वो रप्चर कर जाते हैं बेसिकली उस कंडीशन को हम एम्फिसीमा कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है नीमोपेरिटोनियम, ठीक है। तो नीमोपेरिटोनियम जो है वो आपको नाम ही अपना बता देगा, ठीक है। नीमो का मतलब क्या होगा, एयर होगा, और पेरिटोनियम का मतलब कैविटी है, ठीक है। एयर इन योर पेरिटोनियल कैविटी होगा इसका मतलब, ठीक है। और एयर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कैसी अपेयर होती है, ब्लैक अपेयर होती है हमारे पास एक्सरे पे, ठीक है। ये देखो अगर आप राइट साइड पे देखो, ये देखो ये कितना ब्लैक, कितना रेडियोल्यूसेंट नजर आ रहा है, इवन के आपके लंग्स इतने प्रोमिनेंट है। ये देखो सीपी एंगल्स भी उसके बावजूद जो है आपके सीपी एंगल्स, ये देखो सीपी एंगल्स के नीचे ये देखो रिब्स, और इवन के आपके लंग्स जो है वो बहुत बहुत ज्यादा ब्लैक नजर आ रहे हैं, ठीक है। नीमोपेरिटोनियम बेसिकली ये क्या होगा कि हम कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ एयर या गैस हो सकती है आपके एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। और सबसे ज्यादा आपके पास एक्सरे में डिटेक्टेड भी यही होती है, ठीक है। तो ये कुछ पैथोलॉजीज हैं, ये सिर्फ आप लोगों की
अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताई है ताकि पता हो। उसके बाद हम देखते हैं जी कार्डिया। अच्छा जी, कार्डिया क्या है? बेसिकली हम बात कर रहे हैं आपकी हार्ट की यहाँ पे, ठीक है। हार्ट में हमने क्या देखना होगा? हार्ट का हमने शेप देखनी है, ठीक है। हार्ट का साइज देखना है, हार्ट का डायमीटर देखना है कि जी हार्ट एनलार्ज तो नहीं हुआ, कार्डियोमेगली तो नहीं हुई। अच्छा, हार्ट की एनलार्जमेंट को हम कार्डियोमेगली कहते हैं, ठीक है, हमारी टर्म में। ठीक है, हमने अपने जो हार्ट के बॉर्डर्स हैं उनको हमने देखना है कि उनके जो मार्जिन हैं वो शार्प है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि हार्ट के मार्जिन जो हैं, ठीक है, वो हमारे पास ब्लरी से होते हैं, हेजीनेस हमें शो हो रही होती है, ठीक है। और हम दोनों हार्ट के जो चारों बॉर्डर्स हैं उनके मार्जिन को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, ठीक है। और मार्जिन हमें इतने अजीब से नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। उस साइन को हम एक नाम देते हैं, उसका नाम होता है शिलहॉट साइन, ठीक है। ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब हम कार्डियक साइज की बात करते हैं, कार्डियक डायमीटर की बात करते हैं, तो उसमें हम कार्डियक थोरेसिक रेशो पढ़ते हैं जिसको CRT रेशो भी कहा जाता है, यानी कार्डियक थोरेसिक रेशो भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ये कार्डियक थोरेसिक रेशो आप लोगों का अलग टॉपिक है, ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और इंशाल्लाह ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया हार्ट में हम क्या देखते हैं, हार्ट की एनलार्जमेंट देखते हैं, हार्ट की शेप, शिलहॉट साइन, मैंने अब वही मार्जिन वाली बात बता दी है, हार्ट का डायमीटर देखना है, ठीक है। हार्ट का डायमीटर वही बात है, कार्डियक थोरेसिक रेशो की बात कर रहे हैं, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। लेकिन अगर के आपका डायमीटर जो है वो 1:1/2 से ज्यादा है आपका, ठीक है, थोरेसिक डायमीटर, इसका मतलब है आपको पेशेंट को जो कार्डियोमेगली है, ठीक है। अगर आपका हार्ट का डायमीटर 1/2 या 0.5 से कम है तो इसका मतलब है पेशेंट का हार्ट एनलार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जब हम CRT रेशो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो ये मैं आप लोगों को उधर बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, आपको हार्ट के बॉर्डर्स का पता होना चाहिए, शिलहॉट साइन के लिए हार्ट के बॉर्डर्स का पता लाजमी होना चाहिए, जैसे कि राइट बॉर्डर है, एट्रियम में दो बॉर्डर हैं, एक राइट बॉर्डर आ जाएगा, लेफ्ट बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। पोस्टीरियर बॉर्डर, वेंट्रिकल आ जाएगा, इंटीरियर बॉर्डर, ये सारे आपको चारों बॉर्डर्स आप यहाँ पे इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो। बेसिकली ये हार्ट की एनाटॉमी है जो आपको पता होनी चाहिए। चेस्ट, क्योंकि हम चेस्ट की बात कर रहे हैं ना, चेस्ट में हमारा थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी के अंदर हमारे पास हार्ट भी पड़ा हुआ है, ठीक है। हमें लंग्स पता होने चाहिए, हमें रिब्स पता होनी चाहिए, हमें CP एंगल्स, हमें थोड़ा बहुत डायाफ्राम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और हमें ज्यादा से ज्यादा अपने हार्ट के बारे में पता होना चाहिए कि जी यहाँ पे एओर्टिक नॉब है, अगर मैं आप लोगों को एक्सरे पकड़ा के हूँ जी बच्चे मुझे बताओ एओर्टिक नॉब कहाँ पे है, पल्मोनी आर्टरी कहाँ पे, सुपीरियर वेना केवा कहाँ पे, अच्छा जी लेफ्ट एट्रियम कहाँ है, लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ है, तो आपको ये सारा कुछ पता होना चाहिए। देखो ये मेन पल्मोनरी आर्टरी है, ये एओर्टिक नॉब है, ये सुपीरियर वेना केवा है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम है, ये PA व्यू आ गया और ये लैटरल व्यू आ गया, ठीक है। ये देखो ये भी यहाँ पे ज्यादा क्लियर नजर आ रहा है हार्ट की एनाटॉमी, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए हार्ट की एनाटॉमी बहुत बहुत अच्छे से, ठीक है। या मार्किंग ऑफ हार्ट ये वही हैं, वही जो पिछली स्लाइड में दोनों में दिखाए हुए हैं, लेकिन ये कि जरा लेबल करके आपको आपकी आसानी के लिए दिखा दिए, ठीक है। ये आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक तो शिलहॉट साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है, चेस्ट एक्सरे में। मैंने वही बता दिया है कि शिलहॉट साइन में क्या होता है कि आपके पास जो हार्ट के मार्जिन हैं या हार्ट की जो मार्किंग्स हैं वो बेसिकली ऑब्सक्योर हो जाता है, वो ब्लर सा हो जाता है, फिर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, ठीक है, हार्ट के डिफरेंट बॉर्डर्स के दरमियान, ठीक है। तो उसको हम शिलहॉट साइन कहते हैं। ये देखो मैंने एक इमेज भी डाली है आप लोगों के लिए शिलहॉट साइन की, ये देखो ताकि आप लोगों को पता चल सके। ये देखो, अब अगर आप 3-4 पिछली स्लाइड में चले जाओगे, ठीक है, जिस पर आप पढ़ रहे होगे आप देखना, तो उसमें आपके पास हार्ट का शेडो बड़ा प्यारा सा, इतना खूबसूरत सा, डिफाइंड सा नजर आएगा, ठीक है, प्रिसाइज सा, डिफाइंड सा, कि आपको पता चल जाएगा कि जी ये हार्ट पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो इस फिल्म में, तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ से हार्ट शुरू हो रहा है, ये यहाँ से इतना, यहाँ पे तो इस तरफ लेफ्ट साइड पे तो हार्ट का बॉर्डर बड़ा डिफाइंड है, ये देखो, और इतना प्रिसाइज सा है, ये देखो। लेकिन इस तरफ अगर आप आ जाओ राइट साइड पे, ठीक है, ये देखो, तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, ये हार्ट का बॉर्डर डिफाइन नहीं है, ऐसे हेजीनेस सी फील हो रही है, ब्लरीनेस सी फील हो रही है, कि बस जैसे लग रहा है किसी ने ना कोई छींटे सी फेंक दी हो। लेकिन अगर आप राइट साइड से कंपैरिजन करो
तो ठीक है, तो ये देखो हार्ट कितना, हार्ट का ये वाला बॉर्डर बहुत डिफाइंड है, लेकिन ये वाला बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बड़ा अजीब सा व्यू दे रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली शिलहॉट साइन है। ठीक है, शिलहॉट साइन में क्या हो गया कि आपके पास जो है नॉर्मल बॉर्डर्स जो हैं, ठीक है, आप उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आपको रेडियो ओपेसिटी सी नजर आ रही है यहाँ पे। ठीक है, कोई बॉर्डर स्पेसिफिक नजर नहीं आ रहा, तो ये आपके पास बेसिकली शिलहॉट साइन है। ठीक है, इसका कंपैरिजन आप इधर इस फिल्म से भी करके देख लो। ये देखो यहाँ पे आपका हार्ट देखो, ये दोनों बॉर्डर्स उसके कितने डिफाइंड है, लेफ्ट वाला बॉर्डर भी और राइट वाला, दोनों बॉर्डर्स पता चल रहा है कि ये हार्ट प्लेस हुआ हुआ है। कि देखो ये भी एक खूबसूरत डिफाइंड सा बॉर्डर है, और इस तरफ भी। जबकि शिलहॉट साइन में हमारे पास क्या था, बॉर्डर इल डिफाइंड था। ये देखो, जैसे ये वाली एग्जांपल ले लो, एम्फीसीमा में देख लो हमारे पास हार्ट का बॉर्डर डिफाइंड नहीं है। ऐसे इतना ज्यादा रेडियो ओपेक मैथ हमें नजर आ रहा है। ये देखो रेडियो ओपेसिटी इतनी ज्यादा है कि हार्ट के बॉर्डर्स को हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे थे। बेसिकली ये हमारे पास शिलहॉट साइन हो गया है। और शिलहॉट साइन हमारे पास ज्यादातर लंग की डिफरेंट पैथोलॉजीज होती हैं उसमें नजर आ सकता है, जैसे कंसोलिडेशन होगी अगर पेशेंट को। ठीक है, कंसोलिडेशन बेसिकली निमोनिया के पेशेंट्स में हो जाती होती है, या लंग के और भी डिफरेंट कंडीशन हो सकती है उनमें कंसोलिडेशन होती है। शिलहॉट साइन उसका भी इंपॉर्टेंट एक मार्क होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक मैच इफेक्ट होता है। ठीक है, मैच इफेक्ट आप लोगों के लिए इतना जरूरी नहीं है, लेकिन ये मैंने एडिशनल आप लोगों के लिए डाला है कि अगर कभी कोई आपसे पूछ ले तो आप लोगों को पता हो। ठीक है, मैच इफेक्ट ये होता है कि आपके, मैंने अभी जैसे बताया, हार्ट के दोनों बॉर्डर्स ना बड़े डिफाइंड से होते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपके हार्ट के एक बॉर्डर पे कभी कभार ऐसे ब्लैक प्रोमिनेंसी ब्लैक लाइन नजर आ रही होती है। ठीक है, ये देखो, और ये ब्लैक लाइन किस वजह से नजर आ रही होती है कि आपके पास आसपास पड़ा हुआ कोई भी स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर के ऊपर आ गया है, यानी सुपर इम्पोजिशन हो गई है, ओवरलैपिंग हो गई है स्ट्रक्चर्स की। उस वजह से ये हमें एक बड़ा इनहेंस सी ब्लैक लाइन नजर आने लग जाती है। ठीक है, और इस इफेक्ट को बेसिकली हम क्या कहते हैं, मैच इफेक्ट या बैंड इफेक्ट कहते हैं। मैच बैंड इफेक्ट भी कह सकते हो आप इनको। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। बाकी जो अप्रोच है, हमने ABC पढ़ा है। ठीक है, एयरवेज, बोन्स, सॉफ्ट टिश्यूज और कार्डियक। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सिर्फ आपके पास ये अप्रोच रहेगी है। कुछ मैं आपको लंग की एक दो पैथोलॉजीज के बारे में बता दूंगी, जैसे कंसोलिडेशन क्या होता है। ठीक है, कब किस किस जगह नजर आएगा, इंटरस्टिशियल डिजीजेस क्या होता है, थोड़ा बहुत आप लोगों को सिर्फ आइडिया देने के लिए। अगर आपसे कोई पूछे तो आप लोगों को पता हो, वैसे इतना डिटेल में आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। जितना जितना यहाँ पे है उसी को आप बुक से पढ़ो और अपना कॉन्सेप्ट लो, तो वो आप लोगों के लिए मोर देन एनफ हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमारे पास रह जाएगा चेस्ट सेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो CRT रेशो यानी कार्डियक थोरेसिक रेशो। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको वेडनेसडे को कंप्लीट करा दूंगी। तो वेडनेसडे को मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का चेस्ट एक्सरे कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि इसका टेस्ट किस दिन लेना है। तो काइंडली आप लोग सारे साथ साथ इसको पढ़ें, और कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।